हे विधाता, यह कैसी अग्नि परीक्षा है। किस मंद बुद्धि और कर्महीन को आपने मेरी किस्मत से बांध दिया है। जरा इस लड़की को देखो, पिछले 1 घंटे से बस धूल ही झाड़ रही है और वो भी अभी तक पूरी नहीं हुई। काम का ढेर लगा है, रसोई में जूठे बर्तन, आंगन में सूखते कपड़े, दोपहर का भोजन बनाना है और ऊपर से शाम को सेठ जी आने वाले हैं। यहाँ तो हाल ये है कि इसका एक काम खत्म नहीं होता। कामिनी अपनी सौतेली बेटी प्रिया पर लगभग चीख पड़ी। अरे ओ अभागिन, क्या चाहती है तू? क्या सारे काम मैं खुद करूं और तू बस कोने में बैठी धूप सेकती रहे? बोल। प्रिया ने सिर झुकाकर धीमी आवाज में कहा, नहीं माँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इतनी चिंतित क्यों होती हैं? अब बस कुछ ही देर में ये काम पूरा हो जाएगा। मैं सब कर दूंगी, बर्तन भी मांज दूंगी, कपड़े भी धो दूंगी और भोजन भी समय पर तैयार कर दूंगी। आप व्यर्थ ही परेशान ना हो। ठीक है, लेकिन याद रखना, आज तेरे पिता लौट रहे हैं और मैं चाहती हूं कि जब वो दहलीज पर कदम रखें तो ये घर आईने सा चमके और हर चीज़ करीने से सजी हो। और हाँ, भूल कर भी उनके सामने अपनी जुबान मत खोलना। उन्हें ज़रा भी भनक ना लगे कि मैं तुझसे ये सब करवाती हूँ। अगर तूने कभी मेरा भेद खोला तो याद रखना, मेरा दूसरा रूप इतना भयावह होगा कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। कामिनी ने अपनी आंखें सिकोड़कर धमकी दी। जी माँ, मैं समझ गई, आपके राज को कोई नहीं जानेगा, प्रिया ने डर से कांपते हुए कहा और वहां से चली गई। प्रिया के पिता सेठ धनेश्वर एक बड़े व्यापारी थे जो दूर दराज के राज्यों में घूमकर व्यापार करते थे और हर महीने के अंत में ही घर लौटते थे। दोपहर ढल चुकी थी और सेठ धनेश्वर घर आ पहुंचे। प्रिया, ओ प्रिया, कहाँ हो मेरी बेटी? जरा बाहर तो आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या अनमोल भेंट लेकर आया हूं। तभी उनकी छोटी बेटी मानसी दौड़कर उनके पास आई। पिताजी, आप आ गए। मैं कब से आपके आने का इंतजार कर रही थी, आंखें थक गई थी राह देखते देखते। सेठ ने स्नेह से उसे गले लगाया। हाँ मेरी प्यारी मानसी, पर प्रिया कहाँ है? वह दिखाई क्यों नहीं दे रही? कामिनी रसोई से बाहर आई और बोली, और कहाँ होगी, वहीं आपने कमरे में सो रही होगी महारानी। इसी दिन दुनिया की कोई चिंता नहीं, सारा बोझ तो मेरी पीठ पर है। मैं सुबह से शाम तक इस घर को संभालती हूँ, काम करती हूँ और ये बस आराम फरमाती है। मानसी ने शिकायत के लहजे में कहा, हाँ पिताजी, आप ही बताइए, आप क्यों कभी प्रिया दीदी को डांट समझाते नहीं? उसे भी तो घर के काम सीखने चाहिए, जिम्मेदार बनना चाहिए। सेठ धनेश्वर ने लंबी सांस ली। अरे रहने दो बेटा, कोई बात नहीं, अभी वो इतनी जिम्मेदार नहीं बनी है। हर चीज़ का एक सही वक्त होता है। जब कोई व्यक्ति बड़ा होता है तो हालात और अनुभव उसे अपने आप सब सिखा देते हैं। तुम चिंता मत करो, अभी वह छोटी है, उसके मन में अभी खेलकूद और अपनी दुनिया बनाने की इच्छा ज्यादा है। वक्त के साथ वह खुद ही जिम्मेदारी उठाना सीख जाएगी। लेकिन पिताजी, अब वो बिल्कुल छोटी नहीं रही। सोचिए, जिस उम्र में मुझे भोर में उठकर जल भरना पड़ता था, चूल्हा जलाना पड़ता था और घर की छोटी बड़ी जिम्मेदारी संभालनी पड़ती थी, उतनी उम्र तो दीदी की हो ही चुकी है। मुझे तो कभी इतनी छूट नहीं मिली। मैं तो बचपन से ही परिश्रम करना सीख गई। फिर आप हमेशा दीदी को बचपन का बहाना देकर क्यों टाल देते हैं? आखिर कब तक उसे ये छूट मिलती रहेगी? मानसी का गुस्सा साफ झलक रहा था। बेटा देखो, तुम्हारी बात भी सही है, पर एक बात याद रखना, हर इंसान की अपनी प्रकृति होती है। कोई जल्दी सीख जाता है, कोई देर से। जीवन का बोझ सबके कंधों पर एक ही समय पर नहीं डाला जा सकता। और फिर जिम्मेदारी सिर्फ काम करने की नहीं होती, जिम्मेदारी तो सही सोचने, दूसरों को समझने और उनके परवाह करने से भी आती है। तुम्हें लगता है कि वह काम नहीं करती इसलिए उसे समझ नहीं, लेकिन विश्वास रखो, जब समय आएगा वह तुम सबकी तरह ही इस घर का सहारा बनेगी। तुम निश्चिंत रहो, मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगा। तभी कामिनी ने बीच में टोकते हुए कहा, सेठ जी, मैं आपका गुस्सा समझती हूँ। आप स्वयं बहुत मेहनती हैं, इसलिए आपको लगता है कि प्रिया को भी वैसा ही होना चाहिए। लेकिन हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। और फिर मैं इस घर में आई ही किस लिए थी? यही सोचकर कि मैं प्रिया का अच्छे से ध्यान रखूंगी। आखिर वह मेरी बेटी है। हाँ, सौतेली हूँ, पर माँ तो हूँ। माँ का रिश्ता खून का नहीं, दिल का होता है। जब उसकी असली माँ उसे छोड़कर चली गई थी, तब मेरा हृदय तड़प उठा था। मैंने उसी दिन ठान लिया था कि चाहे लोग मुझे सौतेली माँ कहें या कुछ और, मैं उसके जीवन में माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी। तुम बिल्कुल सही कहती हो कामिनी। उस समय मैं तो घोर चिंता में डूबा हुआ था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, किस पर विश्वास करूं। ऊपर से मुझे व्यापार के लिए बाहर जाना पड़ रहा था।
ऐसे में तुम्हारा इस घर में आना मेरी सबसे बड़ी चिंता को हर लिया। तुमने प्रिया को जिस ममता से गले लगाया वह मेरी अपनी बेटी नहीं, जैसे तुम्हारी ही बेटी हो। तभी से मुझे चैन मिला और आज भी मुझे यही विश्वास है कि मेरी बेटी सही हाथों में है। इसीलिए मैं चिंता मुक्त होकर व्यापार कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि घर में मेरी बच्ची सुरक्षित है। तभी प्रिया वहाँ आई। पिताजी, आप आ गए? मैं तो कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। आपको याद कर करके दिन नहीं कट रहे थे। हर सुबह मैं बालकनी में खड़ी होकर रास्ता देखती थी कि कब मेरी नज़रों को आपके दर्शन होंगे। आज तो जैसे मेरी सारी मनोकामना पूरी हो गई। अरे मेरी प्यारी पुत्री, हाँ मैं आ गया। तेरी याद तो मुझे भी हर पल सताती थी। और देखो तेरे लिए मैं क्या अनमोल उपहार लेकर आया हूँ। उन्होंने मखमली डिब्बे से एक शानदार स्वर्णहार निकाला। यह सोने का बना हार मैंने तुम्हारे लिए विशेष रूप से बनवाया है। प्रिया अवाक रह गई। सोने का हार? पिताजी, ये तो बहुत ही कीमती रखता है। मेरे लिए इतनी बड़ी भेंट लाने की क्या आवश्यकता थी? मेरे लिए तो बस आपका साया ही सबसे बड़ा तोहफा है। नहीं बेटी, तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो। लक्ष्मी अगर बिना श्रृंगार और बिना गहनों के रहे तो वह शोभा नहीं देती। यह हार तुम्हारी पहचान है, तुम्हारे सौंदर्य की आभा है। इसे हमेशा संभाल कर रखना, खो मत देना। यह सिर्फ गहना नहीं, मेरे प्यार और आशीर्वाद की निशानी है। जी पिताजी, मैं वादा करती हूँ इसे बहुत संभाल कर रखूंगी। यह मेरे लिए सिर्फ हार नहीं, आपकी ममता और आशीर्वाद की अमानत है, प्रिया ने कहा। मानसी तभी बोल पड़ी। यह क्या पिताजी, आप हर बार सिर्फ दीदी के लिए ही तोहफे क्यों लाते हैं? मेरे लिए कुछ क्यों नहीं? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? क्या मैं आपके लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं हूँ? सेठ धनेश्वर थोड़ा असमंजस में पड़ गए। नहीं नहीं पुत्री, ऐसी बात मत सोचो। तू भी मेरी आंखों का तारा है। बस इस बार व्यापार में कुछ आर्थिक दिक्कतें आ गई थीं, इसलिए तुम्हारे लिए उतना महंगा गहना नहीं ला सका। पर मैं वादा करता हूँ अगली बार तुम्हारे लिए भी एक सुंदर और कीमती गहना जरूर लेकर आऊंगा। अभी के लिए यह देखो, मैं तुम्हारे लिए चांदी की माला लाया हूँ। यह भले ही सोने जितनी मूल्यवान ना हो, पर इसमें भी मेरा उतना ही प्यार और दुलार छिपा है। मानसी रूठते हुए बोली। पर पिताजी, जब दीदी को सोने का हार मिल सकता है तो मुझे सिर्फ चांदी की माला क्यों? क्या मेरा हक इतना ही है? कामनी तुरंत बीच में कूद पड़ी। अरे कोई बात नहीं मानसी, तुम्हारे पिता ने कहा है ना कि अगली बार लाएंगे। और याद रखो, तोहफे की कीमत से ज्यादा उसमें छिपा प्यार मायने रखता है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी दीदी के लिए इतना सुंदर हार आया है। और अगर तुम्हें कभी पहनने की इच्छा हो तो तुम भी पहन लेना। तुम्हारी बड़ी बहन क्या तुझे मना करेगी, है ना प्रिया? प्रिया ने तुरंत जवाब दिया। हाँ हाँ बिल्कुल, ये हार हमारा है। तू जब चाहे तब पहन सकती है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आखिर बहन का गहना बहन ही तो पहनती है। लो, अब तो सारी चिंता दूर हो गई। सेठ धनेश्वर बोले। अब तो कोई शिकायत नहीं ना मानसी। तुम दोनों मेरी दो आंखें हो। एक आंख को अगर रोता देखूं तो दूसरी आंख कैसे खुश रह सकती है? हाँ ठीक है, मानसी ने थोड़ा अकड़ कर कहा। लेकिन पिताजी, इस बार तो मैं मान गई, पर अगली बार मैं आपसे कोई बहाना नहीं सुनूंगी। गहना तो मुझे भी चाहिए, और वो भी ऐसा कि सब मुझे देखकर कहें, देखो ये तो पिता की लाडली है। पक्का अगली बार तुम्हारे लिए भी सुंदर गहना जरूर लेकर आऊंगा, ये मेरा वादा है, सेठ ने कहा। मेरी दोनों बेटियां मेरी शान हैं और मैं कभी इनमें फर्क नहीं कर सकता। पिता के आ जाने से प्रिया बहुत खुश थी। उनके सामने कामनी ऐसे दिखावा करती थी कि वो प्रिया से बहुत प्यार करती है और उसका पूरा ध्यान रखती है। अगले ही दिन सेठ धनेश्वर व्यापार के लिए फिर से शहर से बाहर चले गए। उनके जाते ही कामनी का असली चेहरा सामने आ गया। कामनी ने प्रिया के गले से सोने का हार खींच लिया। हा, देखो तो, नौकरानी की भी हैसियत नहीं और महारानी हार पहनेंगी। देख लड़की, तेरे पिता ने भले ही तेरे लिए वो सोने का हार लाया हो, पर तू उस हार को छुएगी तक नहीं। वो हार सिर्फ मेरी बेटी मानसी पहनेगी, तू नहीं समझी? पर माँ, पिताजी ने वो हार मुझे कितने प्रेम से दिया था और कहा था इसे संभाल कर रखना। हाँ, तो तू भी मानसी को वो हार प्रेम से दे दे, वो भी संभाल कर ही रखेगी, कामनी ने झल्ला कर कहा। ठीक है, अब चुपचाप जाकर काम कर, ज्यादा जुबान चलाएगी तो जुबान काट दूंगी तेरी, समझी? उसी समय पड़ोस की एक महिला कोकिला घर आई। अरे ओ कामिनी, कहाँ है? बाहर तो आना, एक खुशखबरी देनी है तुझे। हाँ आ रही हूँ, और तू जल्दी से ये काम खत्म कर, घर में और भी काम है, समझी? कामिनी ने प्रिया को फुसफुसाकर धमकाया और बाहर चली गई। अरे कोकिला बहन, इतनी सुबह सुबह मेरे दरवाजे पर जरूर कोई खास बात होगी। वैसे तुम्हारे चेहरे पर तो बड़ी खुशी झलक रही है, बताओ ना कौन सी खुशखबरी लेकर आई हो? कहीं तुम्हारी सास का देहांत तो नहीं हो गया? कामिनी ने व्यंग किया। अरे नहीं, ऐसा क्यों सोचती हो कामिनी? वो तो अभी 100 साल जिएंगी, उनकी किस्मत इतनी जल्दी छूटेगी क्या? उनके बिना तो मेरा जीवन अधूरा ही रहेगा। कोकिला हंस पड़ी।
अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी। अच्छा छोड़ो ये सब, अब जल्दी से बताओ कि इतनी सुबह कौन सा तूफान लेकर आई हो। कामिनी उत्सुक हो गई। तो सुन, तुम्हें राणा प्रताप सिंह का नाम तो मालूम ही होगा ना। अरे वही राणा जी जो इस राज्य के सबसे बड़े जवाहरात और स्वर्ण व्यापारी हैं, जिनकी खदानें दूर दूर तक फैली हुई हैं। भला उन्हें कौन नहीं जानता। उनका नाम तो हर बड़े दरबार और हर मेरी में लिया जाता है। हाँ वही। अब सुनो असली खबर। वो अपने पुत्र के विवाह के लिए एक योग्य कन्या की तलाश में हैं और इस खोज में उन्होंने सेठ धनेश्वर के परिवार का नाम सुना है। उन्हें मालूम पड़ा है कि सेठ जी की इस नगर में कितनी इज्जत है और उनकी छोटी पुत्री मानसी कितनी गुणी और सुंदर है। क्या कह रही हो बहन, सचमुच राणा जी ने ऐसा कहा? कामनी खुशी से उछल पड़ी। ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है। सोचो अगर मानसी का विवाह वहां हो गया तो हमारी इज्जत कितनी बढ़ जाएगी। और नहीं तो क्या, उन्होंने तो यह तक पूछा है कि रिश्ते की बात करने के लिए वो कब हमारे घर आ सकते हैं। कोकिला ने गर्व से कहा। अरे वाह बहन, ये तो मानसी के भाग्य का सूर्योदय है। मैं तो अभी से सोच रही हूं कि कल ही उन्हें बुला लो। मैं पूरी तैयारी कर लूंगी, खाने पीने का सब जमकर रखेंगे, कामिनी ने उत्साह से कहा। लेकिन कामिनी एक बात तो सोचो, मानसी से पहले प्रिया है, बड़ी बेटी। समाज में ये ठीक नहीं माना जाता कि छोटी की शादी पहले हो। तुम्हें पहले उसका ही सोच लेना चाहिए। अरे बहन तू गलत समझ रही है। प्रिया के लिए उसके पिता पहले से ही वर तय कर चुके हैं। उनका रिश्ता लगभग पक्का है, बस मुहूर्त निकलना बाकी है। इसलिए मानसी की शादी पहले कर देने में कोई बुराई नहीं है। कामिनी ने झूठ बोला। अच्छा ऐसा है क्या? तो ये तो और भी अच्छी बात है। फिर तो देर किस बात की। तुम निश्चिंत रहो, मैं कल ही राणा जी और उनके परिवार को यहाँ लेकर आऊंगी। बहुत अच्छा किया तुमने ये खबर मुझे बताकर। कोकिला बहन सच कहूं तो मेरा दिल खुशी से नाच रहा है। अब देखना कल का दिन इस घर के लिए कैसा शुभ साबित होगा। कोकिला वहां से चली गई। कामनी भागकर घर के अंदर आई। अरे मानसी कहाँ है तू? जल्दी आ, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या बात है माँ, इतनी सुबह सुबह मेरी नींद क्यों खराब कर रही हो? पता है कितना प्यारा सपना देख रही थी मैं, बड़ी मुश्किल से आंख लगी थी और आप आ गई जगाने। अरे बेटा आज तो तेरी नींद खराब करने की वजह ही खास है। जो खबर मैं लेकर आई हूं उसे सुनकर तेरा सपना भी फीका लगने लगेगा। समझ ले आज तेरी किस्मत करवट लेने वाली है। सच माँ, ऐसी क्या बात हो गई कि आप इतनी खुश दिख रही हैं? कहीं मुझे बेवजह छेड़ तो नहीं रही? नहीं नहीं, इस बार मैं मजाक नहीं कर रही। सुन, तेरा रिश्ता तय होने वाला है, वो भी किसी साधारण घर में नहीं बल्कि इस शहर के सबसे बड़े और नामी स्वर्ण व्यापारी के बेटे से। कल ही उनके घर वाले हमारे यहाँ रिश्ते की बात करने आ रहे हैं। क्या आप सच कह रही हैं माँ? कहीं मुझे खुश करने के लिए झूठी झूठी कहानियां तो नहीं सुना रही? अरे पगली, मैं क्यों झूठ बोलूंगी, ये तो सच है। अब सोच, अगर ये रिश्ता पक्का हो गया तो तू महारानियों जैसी जिंदगी जिएगी। बड़े बड़े घर में रहना, नौकर चाकर होंगे, सोने चांदी के गहनों से लदी रहेगी। जो चीज तूने अब तक सपने में देखी है वो सब हकीकत बन जाएगी। वाह माँ, ये तो सुनकर ही मन खुश हो गया। सच कहूं मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी किस्मत मेरा दरवाजा खटखटाएगी। ध्यान से सुन ले, कल लड़के वाले आ रहे हैं तो कोई भी गलती मत करना, और जो भी मैं कहूं बिना कुछ सवाल जवाब किए उसमें हाँ में हाँ मिलाना, समझी? कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कामनी ने सख्त लहजे में कहा। जी माँ, मैं समझ गई, कोई गड़बड़ नहीं होगी, मानसी ने हामी भरी। अगले दिन राणा जी के परिवार के लोग घर आए। आइए आइए, आपका ही इंतजार था। कामनी ने बड़े आदर से उनका स्वागत किया। कन्या कहीं दिखाई नहीं दे रही है? कन्या अभी तैयार हो रही है, थोड़ी देर में आ जाएगी, तब तक आप लोग नाश्ता कर लीजिए। अरे ओ प्रिया, मेहमान आए हैं, नाश्ता ले आ। प्रिया साधारण से कपड़े पहने नाश्ते की ट्रे लेकर आई। राणा जी के पुत्र विक्रम ने पूछा, ये कौन है? क्या ये भी आपकी बेटी हैं? अरे नहीं, ये तो नौकरानी है। कामनी ने झट से झूठ बोला। मेरी तो एक ही बेटी है मानसी। पर हमें तो कहा गया था कि आपकी 2 बेटियां हैं, विक्रम के पिता ने पूछा। अरे नहीं, दूसरी की तो बहुत पहले शादी हो गई। छोड़िए वो सब, देखिए मानसी आ गई है। मानसी ने आकर सबको प्रणाम किया। लड़की तो बहुत सुंदर है, विक्रम के पिता ने कहा। क्या आता है करना? मतलब घर के सारे काम तो कर लेती हो ना? मानसी हिचकिचाई। घर के काम तो क्या आपके घर में नौकर नहीं है? नौकर तो हैं, पर हम सर्वगुण संपन्न बहू खोज रहे हैं जो घर के सारे काम करना जानती हो और हिसाब किताब भी कर लेती हो। कामिनी ने तुरंत बात संभाली। हाँ, इसे हिसाब किताब करना आता है ना, अब बस खाना बनाना नहीं जानती है, पर शादी के बाद ये सब भी सीख जाएगी। विक्रम अचानक बोल पड़ा। पिताजी, आप तो हमेशा यही कहते हैं ना कि हमारे घर की बहू सर्वगुण संपन्न होनी चाहिए, जो संस्कारों से भरी हो, जो घर परिवार की जिम्मेदारियां निभाना जानती हो। तो क्यों ना आप मेरी शादी इसी नौकरानी से करा दें? वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे ये सचमुच बहुत पसंद आ गई है। ये ना केवल सुंदर है बल्कि इसमें वो सारे गुण हैं जो एक आदर्श बहू में होने चाहिए। मुझे यकीन है कि इससे संस्कारी और गुणी बहू आपको कहीं नहीं मिलेगी।
ये घर के हर काम में निपुण लगती है, चाहे रसोई हो, साफ सफाई हो या परिवार के बड़े बूढ़ों की सेवा करना हो, सब कुछ जानती है और हिसाब किताब भी अच्छे से संभाल ही लेगी, क्योंकि इतने काम अकेले करती है तो दिमाग तो तेज होगा ही। अब बताइए, आप ही कहिए, ऐसी बहू आपको कहाँ मिलेगी? बात तो तुम्हारी सही है, विक्रम के पिता ने आश्चर्य से कहा। तो ठीक है, बताओ बेटी, क्या तुम मेरे पुत्र से विवाह करने के लिए तैयार हो? कामिनी ने तुरंत बीच में आ गई। माफ कीजिएगा, पर ऐसा नहीं हो सकता, ये आपसे विवाह नहीं करेगी। अगर आपको विवाह करना ही है तो मेरी पुत्री मानसी से ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी शादी कहीं और तय हो चुकी है। विक्रम ने प्रिया से पूछा, प्रिया बताओ ना, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकती? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी शादी कहीं और तय हो गई है? तय होना और शादी होना दोनों में फर्क होता है। जब तक शादी के साथ फेरे पूरे नहीं होते, कोई भी रिश्ता पक्का नहीं होता। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वो लड़का मुझसे ज्यादा तुमसे प्रेम कर सकता है और ना ही मुझसे ज्यादा तुम्हें खुश रख सकता है। मैं इतना जानता हूं कि तुम्हें यहाँ इस घर में वो इज्जत और प्यार मिलेगा जिसकी तुम हकदार हो। तो बताओ प्रिया, करोगी ना मुझसे शादी? विक्रम के ऐसा कहते ही कामिनी ने प्रिया को घूर घूर कर देखा और आंख से इशारा किया। प्रिया ने कांपते हुए कहा, माफ कीजिएगा, पर मैं उन्हीं से शादी करूंगी। वो भले ही आपकी तरह अमीर ना हो, पर मुझे वो पसंद है। देखा आपने, कामिनी ने तुरंत कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि वो नहीं कर सकती है। अब आप मेरी पुत्री को देखिए, ये कितनी सुंदर है, ऊपर से हिसाब किताब भी कर लेती है, बस खाना बनाना नहीं आता है और वो भी सीख जाएगी। माफ कीजिएगा, विक्रम के पिता ने कहा, पर मेरे बेटे को आपकी बेटी पसंद नहीं आई। आपकी बेटी से ज्यादा तो आपकी नौकरानी खूबसूरत है और सारे काम में भी निपुण है। नहीं, अब हम कुछ नहीं सुनने वाले। अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं। कामिनी ने मानसी को दिलासा देते हुए कहा, मैं तेरे लिए इससे भी अच्छा रिश्ता लेकर आऊंगी, तू बिल्कुल चिंता मत कर। हाँ, तू बस हिम्मत बनाए रख और भरोसा रख अपनी माँ पर। देखना, मैं ऐसा रिश्ता ढूंढ के लाऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे। मानसी ने रोते हुए कहा, अरे तू तो चुप ही रह मनहूस, तेरी ही वजह से आज लड़के वाले मेरी मानसी को मना करके चले गए। हर बार जब कोई रिश्ता आता है, कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि वो हाथ से निकल जाता है और मुझे साफ दिखाई देता है कि ये सब तेरी ही काली छाया का असर है। पर माँ, भला इसमें मेरी क्या गलती थी? प्रिया ने पूछा। मैंने तो वही किया जो आपने कहा था, चुपचाप बैठी रही, ज्यादा बोली भी नहीं। फिर भी अगर लड़के वाले मना करके चले जाते हैं तो इसमें मेरा क्या दोष है? हाँ, गलती तेरी नहीं, मेरी है। मेरी ही गलती है कि मैं तुझे अब तक पाल पोस रही हूँ। तेरी माँ तो तुझे जन्म देकर चली गई कि शायद भगवान को भी पता था कि तू सिर्फ दूसरों की खुशियों में नजर लगाने के लिए पैदा हुई है। तू इस घर के लिए अशुभ है प्रिया, और मैं कसम खाती हूँ सबसे पहले तेरी ही शादी करके तुझसे पीछे छुड़ाऊंगी, वरना तेरी परछाई भी इस घर की खुशियों को निगल जाएगी। हे भगवान, पता नहीं माँ मुझे मनहूस क्यों कहती रहती हैं? प्रिया ने अकेले में रोते हुए कहा, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, मैं तो वही करती हूँ जो वो कहती हैं। फिर भी अगर रिश्ता टूट जाए तो सारा दोष मेरे सिर पर क्यों आता है? आखिर मेरी गलती क्या है भगवान? मानसी अपनी माँ के पास गई। माँ, आज उस मनहूस की वजह से इतना अच्छा रिश्ता मेरे हाथ से निकल गया। इतनी उम्मीद थी मुझे कि आज सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सब बर्बाद हो गया। मैं कसम खाती हूँ मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। माँ, आप कुछ कीजिए ना, आप क्यों खामोश बैठी हैं? तू चिंता मत कर बेटी, कामिनी ने अपनी बेटी का हाथ थामा। मैं खामोश नहीं हूं। अब देख मैं उसके साथ क्या करती हूं। ऐसी चाल चलूंगी कि उसकी जिंदगी का रंग ही फीका पड़ जाएगा। ऐसा क्या करने की सोच रही है माँ, जरा मुझे भी तो बताइए। उसने तेरी शादी नहीं होने दी ना, अब मैं भी उसकी शादी किसी अच्छे घर में बिल्कुल नहीं होने दूंगी। वो चाहे कितनी भी सुंदर हो, चाहे कितनी भी गुनी क्यों ना हो, मैं उसे ऐसा वर दिलवाऊंगी जो हद से भी ज्यादा गरीब होगा, जिसके पास ना इज्जत होगी, ना दौलत, ना कोई सहारा। तब पता चलेगा उस मनहूस को कि जिंदगी का असली दर्द क्या होता है, और हमारी भी जान छूट जाएगी उससे। कामिनी की आंखों में दुर्भावना थी। पर माँ, पिताजी का क्या? पिताजी तो प्रिया दीदी से बहुत प्यार करते हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि आपने सब ऐसा किया है तो क्या वो गुस्सा नहीं करेंगे? अरे तू पिताजी की चिंता मत कर, मैं ऐसी चाल चलूंगी, ऐसा जाल बिछाऊंगी कि चित भी मेरी होगी और पट भी। सबको लगेगा कि सब कुछ किस्मत का खेल है, और पिताजी भी सोचेंगे कि जो हुआ बस ऊपर वाले की मर्जी से हुआ। तभी एक संदेशवाहक घर आता है। अरे कोई है क्या घर में? अरे क्या हो गया, क्यों बुला रहे थे? कुछ बेचने आए हो क्या? कामिनी ने बाहर आकर पूछा। अरे नहीं,
मैं यहाँ कुछ बेचने नहीं बल्कि सेठ धनेश्वर का संदेश लेकर आया हूँ। वो कल एक बहुत ही बड़े व्यापारी का रिश्ता लेकर आने वाले हैं प्रिया के लिए। सुना है उस परिवार के साथ महाराज का भी बहुत अच्छा संबंध है और वो इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी हैं। उनसे बड़ा व्यापारी इस राज्य में कोई नहीं है। तो कल प्रिया को तैयार करके रखने को कहा है। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। माँ, ये क्या, इसे भी बड़ा व्यापारी? सारे अमीर लोग इसी के नसीब में क्यों लिखे हैं? ऐसे में तो प्रिया बहुत ही अच्छे घर में चली जाएगी और हम सब तो उसके सामने कुछ भी नहीं होंगे। मानसी ने जलकर कहा। तू चिंता मत कर मानसी, आने दे लड़के वालों को, लेकिन शादी तो उसकी गरीब से ही होगी। तू सिर्फ देखती जा मैं क्या करती हूँ, कामिनी ने दृढ़ता से कहा। अगले ही दिन सेठ धनेश्वर ने एक अत्यंत धनी व्यापारी का रिश्ता प्रिया के लिए घर लाया। इनसे मिलिए, ये मेरी धर्मपत्नी कामिनी और बगल में जो है वो मेरी छोटी बेटी मानसी है। और कामिनी, इनसे मिलो, ये है यहाँ के सबसे बड़े व्यापारी जिनका महाराज जी के साथ भी उठना बैठना है। अरे, इनको कौन नहीं जानता, इनके तो चर्चे हैं हर जगह। कामिनी ने दिखावटी सम्मान दिखाया। अरे वो सब तो ठीक है भाई साहब, पर लड़की कहाँ है जिसे देखने हम आए हैं? कहीं दिख नहीं रही है। वो तो तैयार हो रही है, आती ही होगी। ओ ये देखो, आ भी गई। आओ प्रिया, मेहमानों को चाय दो। व्यापारी ने प्रिया को देखा। वाह, तुमने जैसा कहा था केशव, तुम्हारी पुत्री तो उससे भी ज्यादा सुंदर है। मुझे तो लड़की देखकर ही पसंद आ गई है। अरे इतनी भी क्या जल्दी है भाई साहब, दोनों को आपस में बात करने दीजिए, आपस में एक दूसरे को समझने दीजिए। जब दोनों एक दूसरे को अच्छे से देख लें, बात कर लें, पसंद कर लें, उसके बाद ही तो रिश्ता समझिए कि पक्का है। हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जाओ बेटा, जाकर मिल लो, और हाँ, अच्छे से बात करना, शर्माना मत, सेठ ने कहा। दोनों अकेले में बातें करने चले गए। कुछ देर बाद कामिनी उतावली होकर बोली, मैं उन्हें बुलाकर लाती हूँ, काफी देर हो गई है। हाँ हाँ, जल्दी ले आइए, हम भी उत्सुक हैं प्रिया से मिलने को, आखिर आगे की बातें भी तो करनी है। जब प्रिया और वो लड़का, जिसका नाम नवीन था, वापस आए तो व्यापारी ने पूछा, तो कैसी लगी आपको हमारी प्रिया? हमें तो प्रिया बहुत ही अच्छी लगी, उसकी सादगी और संस्कार दोनों ही दिल को छू गए। हमें तो ये रिश्ता पूरी तरह से मंजूर है। कामिनी ने तुरंत बीच में आकर कहा, पर माफ कीजिएगा, सच कहूं तो प्रिया को ये रिश्ता मंजूर नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं? इतनी अच्छी बात के बीच अचानक ऐसा क्यों कह रही हैं आप? देखिए, बात दरअसल ये है कि प्रिया आपसे कहने से डर रही थी, लेकिन मैं एक माँ हूँ और मैं अपनी बेटी का दर्द जानती हूँ। प्रिया किसी और को पसंद करती है। हाँ, वो लड़का गरीब है, उसके पास वैसा ठाट बाट नहीं है जैसा आप लोगों के पास है, और यही वजह है कि प्रिया के पिताजी इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। लेकिन प्रिया उसे सच्चे दिल से प्यार करती है। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, अगर आप इस रिश्ते को मना कर दें और कोई बहाना बना दें तो हमारी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, पर मैं ये बात सीधे प्रिया के मुख से सुनना चाहता हूँ, नवीन के पिता ने कहा। प्रिया, अब तुम बताओ, तुम्हारी माँ जो कह रही हैं क्या वो सच है? क्या वाकई तुम किसी और से प्रेम करती हो? कामिनी ने प्रिया की ओर घूर कर इशारा किया। प्रिया धीरे धीरे सिर झुकाते हुए बोली, जी हाँ, ये सच है। मैं किसी और से प्रेम करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। मैं आपसे एक और गुजारिश करती हूँ, कृपया ये बात मेरे पिताजी को मत बताइएगा कि मैंने आपसे ये सब कहा है, वरना वो और नाराज हो जाएंगे। प्रिया ने मजबूर होकर झूठ बोला। अच्छा ठीक है, नवीन के पिता ने कहा, मैं वादा करता हूं तुम्हारे पिताजी से कुछ नहीं कहूंगा। देखो, शादी जिंदगी भर का बंधन है। अगर तुम किसी और से सच्चा प्रेम करती हो तो मैं तुमसे जबरदस्ती शादी नहीं कर सकता। मैं अभी जाकर इस रिश्ते के लिए मना कर दूंगा और ये बात बाहर किसी को भी नहीं बताऊंगा। तुम्हारी खुशी सबसे जरूरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रिया ने कृतज्ञता से कहा। आपने मुझे समझा और मेरी बात को महत्व दिया। मैं आपके इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगी। नवीन बाहर आए और रिश्ते के लिए मना कर दिया। पर बेटा, तू मना क्यों कर रहा है? सोचकर देख, लड़की कितनी सुंदर, सुसंस्कारी और समझदार है। ऊपर से वो मेरे बचपन के घनिष्ठ मित्र की बेटी है। अगर ये रिश्ता हो जाए तो ना सिर्फ तेरा घर बस जाएगा, बल्कि हमारी पुरानी दोस्ती भी और मजबूत हो जाएगी। सच मान, इससे अच्छा और भरोसेमंद रिश्ता तुझे और कहीं मिलना मुश्किल है। सेठ ने दुख से कहा। मैं पिताजी, आपकी बात समझता हूं और मैं आपकी भावनाओं की कद्र भी करता हूं,
मगर शादी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होता है। इसमें सिर्फ रूप रंग या पारिवारिक जान पहचान ही सब कुछ नहीं होती। ये जरूरी है कि मुझे भी वो लड़की दिल से पसंद आए, उसका स्वभाव मुझे भाए। अगर शुरुआत से ही मन तैयार न हो तो आगे चलकर दोनों ही परेशान होंगे। आप ही बताइए, क्या ऐसी शादी में कोई सच्ची खुशी रह पाएगी? नवीन ने झूठ को सच साबित किया। बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा। शादी दो जिंदगियों का मिलन है, मजबूरी नहीं। अगर तेरे दिल को मेरी बेटी पसंद नहीं आई तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं अपने मित्र को अच्छी तरह जानता हूं और जानता हूं कि वो तुझे जबरदस्ती कभी शादी के लिए मजबूर नहीं करेंगे। आखिरकार बेटी और दामाद दोनों की खुशी सबसे अहम है। मुझे थोड़ा दुख जरूर है, लेकिन मैं इसे जबरदस्ती का रिश्ता नहीं बनाना चाहता। मित्र, अगर मेरी तरफ से कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। अब हम चलते हैं। बेटी, तू चिंता मत करना। रिश्ता टूट जाने से जिंदगी नहीं रुकती। ये रिश्ता नहीं हुआ तो क्या हुआ, भगवान ने चाहा तो मैं तेरे लिए इससे भी अच्छे अच्छे रिश्ते लेकर आऊंगा। तू तो मेरी राजकुमारी है। मैं तुझे सबसे अच्छा जीवन देना चाहता हूं। पिताजी, आप व्यर्थ चिंता क्यों करते हैं? मैं तो बिल्कुल चिंता नहीं कर रही। बल्कि सच कहूं तो इस बहाने मुझे कुछ दिन और आपके साथ रहने का मौका मिल गया, और यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। मेरा मन तो यही चाहता है कि मैं हमेशा हमेशा आप ही के पास रहूं। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मेरे लिए आप ही मेरी सबसे बड़ी ताकत और सहारा हो। मेरी प्यारी प्रिया, तेरी बातें सुनकर मेरा दिल भर आता है। लेकिन बेटी, वक्त के साथ हर किसी को अपनी नई जिंदगी की ओर बढ़ना पड़ता है। तो चाहे जितनी मोहब्बत मुझसे करे, पर शादी तो तुझे करनी ही होगी। मैं तुझे यकीन दिलाता हूं कि जिसके साथ भी तेरी शादी होगी वो तुझे दुनिया की सारी खुशियां देगा। तू एक रानी की तरह जिएगी, इज्जत, स्नेह और ऐशो आराम की जिंदगी के साथ। बस पिताजी, मुझे इतना भरोसा है कि आप मेरा फैसला कभी गलत नहीं होने देंगे। जब तक आप मेरे साथ हैं, मुझे किसी चीज की चिंता नहीं। अगले ही दिन फिर से सेठ धनेश्वर व्यापार करने के लिए शहर से चले गए। उनके जाते ही कामिनी ने अपना षड्यंत्र पूरा किया। उसने शहर के सबसे गरीब मजदूर लड़के विशाल को बुलवाया, जो एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। प्रिया बेटा, इधर आ, देख तो आज हमारे घर कौन आया है। माँ, ये कौन है? मैं इन्हें पहचानती भी नहीं हूं। ये तेरा होने वाला पति है और आज ही तेरी इसके साथ शादी होगी, समझी? पर माँ, कम से कम पिताजी को तो आने दीजिए। उनकी पुत्री के विवाह में वो ही नहीं आएंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। प्रिया ने गिड़गिड़ा कर कहा। क्या मुझे बेवकूफ समझती है? तुझे क्या लगता है तेरे पिता आएंगे तो तेरी शादी इस गरीब फटीचर से होने देंगे? देख लड़की, तुझे तो इससे शादी करनी ही पड़ेगी। या तो तू इस घर में रहेगी या तो मैं। अब ये तेरा फैसला है, तेरे हाथों में है। अगर तूने इससे शादी के लिए मना कर दिया तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं माँ, ऐसा मत कहिए। अगर आप चली जाएंगी तो मेरे पिता का क्या होगा? तो जैसा मैं कह रही हूं, चुपचाप वैसा ही कर। ठीक है माँ, आप जिससे शादी करने के लिए कहेंगी मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूं। बस आप इस घर को छोड़कर कभी मत जाना माँ। उसके बाद कामिनी ने जल्दबाजी में प्रिया की शादी उस गरीब लड़के विशाल के साथ करवा दी। शादी के तुरंत बाद प्रिया उस गरीब के साथ उसकी छोटी टूटी फूटी झोपड़ी में चली गई। मानसी अपनी माँ के पास आई। माँ, मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा है कि आपने इतने बड़े बोझ से इतनी आसानी से छुटकारा पा लिया। आपने तो उस मनहूस लड़की को घर से निकाल भी दिया और उसकी शादी भी एक गरीब फटीचर वाले लड़के से करा दी। माँ, आप तो कमाल की बुद्धि रखती हैं। सच कहूं तो मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि इतना बड़ा मसला आप इतनी चतुराई से हल कर देंगी। अरे बेटा, यही तो अनुभव कहलाता है। ये जिंदगी हमें सिखाती है कि कब किससे क्या कहना चाहिए। पिताजी से क्या कहूंगी? वही जो उस लड़के से कहा था कि प्रिया किसी और से प्रेम करती है और वो लड़का बहुत गरीब है, इसलिए उसने घर की इज्जत का ख्याल नहीं किया और खुद ही भागकर शादी कर ली। अब भला इसमें हमारी क्या गलती? लोग भी सुनेंगे तो यही कहेंगे कि कामिनी ने बेटी को समझाया नहीं और बेटी अपनी जिद पर अड़ी रही। वाह माँ, दिमाग तो आपका लोहा मान गया। आपने ऐसा बहाना बनाया कि न घर की इज्जत पर आंच आई, न समाज सवाल करेगा और ना ही उस मनहूस से हमें दोबारा पाला पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। सच कहूं तो माँ, आपके सामने तो कोई चालाकी भी छोटी पड़ जाए। और क्या, मेरी बेटी को रुलाने वाली को मैं ऐसे ही छोड़ दूं? प्रिया ने बचपन से ही मुझे सिर्फ दुख ही दिए हैं।
उसकी वजह से उसकी बहन का रिश्ता टूटा, घर में कितनी बार बदनामी हुई। अब उसी को सबक सिखाने का समय आ गया था। अब रहेगी वो उस गरीब आदमी के साथ जो न ढंग का खाना खिला सकेगा न कपड़े दिला सकेगा। देखती हूँ कितने दिन तक वो अपनी किस्मत का स्वीकार करती है। उधर झोंपड़ी में विशाल अपनी नई दुल्हन की ओर देख रहा था। प्रिया, मुझे माफ कर देना। मेरी गरीबी की वजह से तुम्हें इस टूटी फूटी झोपड़ी में रहना पड़ रहा है। तुम्हारी आंखों में देखकर लगता है कि तुमने कभी ऐसी जगह की कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे चेहरे पर भले ही हंसी है, लेकिन दिल के भीतर छुपा दर्द मैं साफ देख सकता हूँ। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं विशाल, मुझे किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। अगर मेरे पति इस झोपड़ी में रहते हैं तो यही मेरा महल है। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी यही है कि मैं आपके साथ हूँ। मैं महंगे कपड़ों या बड़े घर की नहीं, बल्कि सच्चे प्यार की भूखी हूँ, और वो मुझे आपसे मिला है। तो क्या तुम्हें सच में कोई परेशानी नहीं है? पर मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे घर के तौर तरीके, तुम्हारी बोली, तुम्हारा रहन सहन सब इस बात की गवाही देते हैं कि तुम बहुत अच्छे और अमीर घर से आई हो। फिर मुझ जैसे गरीब इंसान के साथ तुम्हारी शादी कैसे हो गई? मैं तो खुद भी सोच में पड़ गया हूँ। कहीं कोई धोखा तो नहीं हुआ तुम्हारे साथ? प्रिया ने धीरे से सारा सच बताया। असलियत तो बहुत कड़वी है। मेरी माँ को लगता है कि मैं मनहूस हूँ। मेरी वजह से मेरी बहन का रिश्ता टूट गया। लोग भी घर में आए दिन ताने मारते थे कि प्रिया अशुभ है, जिस घर जाएगी वहां दुर्भाग्य ले जाएगी। और इसी अंधविश्वास से छुटकारा पाने के लिए मेरी माँ ने मेरी शादी आपसे करवा दी। उन्होंने सोचा कि गरीब घर में भेज दो ताकि हमें भी शर्मिंदगी ना उठानी पड़े और उनसे भी पीछा छूट जाए। क्या कहा तुमने? भला कोई माँ अपनी ही बेटी को मनहूस कहकर किसी गरीब से शादी करा सकती है? ये सुनकर तो मेरी रूह कांप गई है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि माँ जैसी ममता से भरी हुई हस्ती भी इतनी निर्मम हो सकती है। पक्का वो आपकी अपनी ही माँ है ना? नहीं, वो मेरी सौतेली माँ है, पर मैं उन्हें अपनी माँ ही मानती हूँ। मैंने उन्हें कभी भी पराया नहीं समझा, पर शायद वो मुझे अपना नहीं समझती थी। खैर, ये सब छोड़िए। वैसे मेरा नाम किशन नहीं, विशाल है। फिलहाल तो मैं अभी कुछ नहीं करता हूँ, पर आज मैं पूरी कोशिश करूँगा काम ढूंढने की। और हाँ, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा कि शाम तक कुछ ना कुछ ले आऊँ ताकि आज हमें भूखे ना सोना पड़े। विशाल काम ढूंढने निकल पड़ा और प्रिया घर के सारे काम करने लगी और फिर किशन का इंतजार करने लगी। शाम होते ही विशाल कुछ सब्जियां लेकर आया। आज कुछ खास तो नहीं ला पाया। ये कुछ सब्जियां हैं, थोड़ी बासी हैं, सस्ते में मिल रही थी तो ले लिया। अच्छा, कोई बात नहीं। वैसे आपको काम मिला क्या? माफ़ करना, काम तो नहीं मिला, पर मैं कल पक्का कोई ना कोई काम ढूंढ ही लूँगा। अगर आप बुरा ना माने तो मुझे घर के सारे काम करने आते हैं, तो क्या मैं दूसरों के घर काम करने जा सकती हूँ? ये तुम कैसी बात कर रही हो प्रिया? मेरे होते हुए तुम काम करोगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम कुछ दिन इंतजार करो, मैं कोई ना कोई काम ढूंढ लूँगा। अगर ऐसा है तो ठीक है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना बना देती हूँ। अगले दिन विशाल को मजदूरी का काम मिल जाता है और वो घर आकर प्रिया को बताता है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक सुझाव दूं जिससे आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं और इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं आज नदी से पानी लेने गई थी तो मैंने वहाँ पेड़ पर बहुत सारे फल देखे, अलग अलग किस्म के। अगर आप उन फलों को बेचें तो कैसा रहेगा? बिना कोई खर्चा किए ही घर में पैसे आ जाएंगे और आपको बस एक ठेला खरीदना पड़ेगा। वाह प्रिया, क्या सुझाव दिया है। आखिर हो तो तुम एक व्यापारी की पुत्री ही। मैं इतने दिनों से इस जंगल में हूं, पर आज तक मुझे ये सुझाव कभी नहीं आया। तो ठीक है, मैं कल से ही ऐसा करूंगा। अगले दिन विशाल फल बेचने निकलता है और अच्छे पैसे कमाने लगता है। कुछ ही दिनों बाद विशाल ने खुशी से कहा, देखो प्रिया, तुम्हारे कहने पर मैंने इतने दिनों में इतने सारे पैसे कमा लिए कि अब हम इससे एक अच्छा सा घर खरीद सकते हैं। घर तो हम बाद में भी खरीद सकते हैं, पर मैं चाहती हूं कि आप बाजार में एक दुकान खरीद लें। उसके बाद आप अभी जितना कमा रहे हैं उससे भी कई गुना ज्यादा कमा पाएंगे और हम बहुत बड़ा घर खरीद सकते हैं। वाह प्रिया, तुम्हारा दिमाग तो सच में तेज है। मैं सोच रहा हूं कि दुकान के हिसाब किताब की जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे दूंगा। प्रिया और विशाल दुकान खरीदते हैं और कुछ ही समय में बहुत पैसा कमा लेते हैं। उस पैसे से वो एक बहुत अच्छा और बड़ा घर खरीद लेते हैं। 1 महीने बाद सेठ धनेश्वर घर लौटते हैं। अरे कामिनी, आज प्रिया नहीं दिख रही है, कहीं गई है क्या? अरे कहीं गई है? अरे भाग गई है तुम्हारी बेटी किसी और के साथ। कामिनी ने झट से वही झूठी कहानी सुनाई। क्या कहा? भाग गई? वो भी किसी लड़के के साथ? तुम मुझे मूर्ख समझती हो क्या? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा? बहुत हो गया।
तुम दोनों का मुझे पहले से ही शक हो रहा था कि तुम दोनों मिलकर मेरी बेटी को परेशान करती हो, पर प्रिया ने मुझे ये कभी नहीं कहा, इसलिए मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। तुम्हें क्या लगता है कि प्रिया मेरी बेटी बिना बताए ही चली जाएगी? वो मेरी बेटी है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अब सच सच बताओ कि कहाँ है वो, वरना समझ लेना कि आज के बाद हमारा रिश्ता खत्म। अरे नहीं नहीं, आप कृपया करके ऐसा मत बोलिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। हाँ, ये सच है कि वो भागी नहीं है, मैंने ही उसकी शादी एक गरीब और फटीचर के साथ जबरदस्ती करा दी। अरे कैसी औरत हो तुम, माँ के नाम पर कलंक हो। मैं ही बेवकूफ़ था कि मैंने सोचा कि उसे माँ का प्यार मिल सकता है। काश मैंने तुम जैसी औरत के साथ कभी शादी नहीं की होती, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मुझे माफ़ कर दीजिए जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। क्रोध में आकर मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया जिसकी अब मुझे माफ़ी भी नहीं मिल सकती। जल्दी बताओ कि मेरी बेटी कहाँ है। जी, मैं लेकर चलती हूँ। कामिनी सेठ धनेश्वर को उस झोपड़ी में ले जाती है, परंतु वो झोपड़ी बिल्कुल खाली थी। तुमने तो कहा था कि वो उस झोपड़ी में मिलेगी, पर वो तो यहाँ है ही नहीं। देखो, मेरे शांत होने का फ़ायदा मत उठाओ, सच बताओ कि कहाँ है मेरी बेटी। मैं कसम खाकर कहती हूँ जी, वो लड़का जिससे मैंने शादी करवाई थी वो यहीं रहता था, पर पता नहीं कैसे अब वो यहाँ नहीं है। मेरा विश्वास करें, मैं सच बोल रही हूँ। तभी वहाँ से एक बूढ़ी औरत गुजरती है। अरे क्या हो गया, आप विशाल को ढूंढ रहे हो क्या, जो यहाँ पर रहता था? जी, क्या आपको पता है कि वो हमें कहाँ मिलेगा? असल में अब वो गरीब नहीं रहा। उसकी शादी होने के बाद अब मानो उसकी किस्मत ही बदल गई हो और उसने अब खुद का एक घर खरीद लिया है। अब वो आपको शहर में मिलेगा। आप किसी से भी पूछेंगे तो वो उसका ठिकाना आपको बता देगा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद अम्मा। फिर सेठ धनेश्वर और कामिनी शहर चले जाते हैं और कुछ लोगों से पूछने के बाद उन्हें प्रिया और विशाल का आलीशान घर मिल जाता है। प्रिया घर के दरवाजे पर अपने पिता को देखकर दौड़ कर आई। अरे पिताजी, आप यहाँ? आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? उसके बाद सेठ धनेश्वर ने उसे सारी बातें विस्तार से बताई। मुझे माफ़ कर देना बेटी, मुझसे गुस्से में बहुत बड़ी भूल हो गई। अब मैंने बिना सोचे समझे तुझे एक गरीब से शादी करवा दी। कोई बात नहीं पिताजी, मैं आपसे बिल्कुल भी रुष्ट नहीं हूँ। और वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपने भले ही एक गरीब से मेरी शादी करवाई थी, पर अब देखिए, अब ये गरीब नहीं रहे, अब मैं इनके साथ बहुत ही खुश हूँ। उस दिन कामिनी को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उसने प्रिया और सेठ धनेश्वर से माफ़ी मांगी। अनजाने में कामिनी के इस कठोर कदम ने ही प्रिया को अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभा और साहस को पहचानने का मौका दिया, जिसके कारण उसकी किस्मत बदल गई और उसे अपने पति के साथ मिलकर एक सफल और खुशहाल जीवन मिला। कामिनी को उसकी गलती के लिए माफ़ कर दिया गया और सब कुछ ठीक हो गया। प्रिया ने अपने संस्कारों और बुद्धिमत्ता से अपने लिए सिर्फ प्रेम ही नहीं, बल्कि स्वर्ण सफलता भी अर्जित की।